नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कमोडिटी फटाफट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। कमोडिटी बाजार का पूरा हाल और इसके साथ ही आपके सवालों के जवाब दिग्गज एक्सपर्ट से हम जानेंगे और खास तौर पे गोल्ड और सिल्वर पर रणनीति भी आपके सामने रखेंगे। तो सोने चांदी में क्या करें, क्रूड और मेटल ट्रेडर्स के लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए, इन सारे सवालों को लेकर आपके मन में कुछ भी दुविधा हो तो आप एक व्हाट्सएप नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। यही नहीं, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये वो तौर तरीके हैं। कुछ सवाल हमारे पास पहले से ही आए हुए हैं और उन सवालों के जवाब हम अपने दिग्गज एक्सपर्ट से जानेंगे। चर्चा में अपने साथ दो बेहद खास मेहमानों को जोड़ते हैं। आज शो में हमारे साथ हैं HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले जरा गोल्ड को लेकर जो स्थितियां हैं वो हम स्पष्ट कर देते हैं। और जाहिर सी बात है, ये स्थितियां जो आप देख रहे हैं वो ग्लोबल फैक्टर उसके लिए बहुत बड़े उत्तरदायी हैं। टैरिफ वॉर जो है उसने कहीं ना कहीं गोल्ड को भी थोड़ा बेचैन किया है। हालांकि दुनिया भर में अगर अस्थिरता होती है, जब बैड न्यूज होती हैं, जब संकेत खराब होते हैं, तो गोल्ड में मजबूती नजर आती है। और यही वजह है कि हमने 86,000 का एक बड़ा रिकॉर्ड स्तर देखा और आज वहां से मुनाफा वसूली भी देखी। अब ऐसे में जब इस तरह का वोलेटाइल मार्केट हो, अगर हम बाजार को देखें तो किस तरह से आपको देखना है इस बाजार को, वो बहुत मायने रखता है। तो चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा और भूपेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अगर हम देखें कि MCX पर जिस तरह से एक अहम स्तर 86,000 का और एक अनुमान ही पहले से ही लगाया जा रहा था कि 90,000 तक की जो रैली है वो गोल्ड आने वाले वक्त में दिखाएगा, 86,000 उसमें एक अहम पड़ाव है। लेकिन क्या ये स्थितियां थोड़ा सतर्क भी कर रही हैं जिन स्तरों पर गोल्ड पहुंच गया है और आज जो मुनाफा वसूली नजर आई है? जी नमस्कार सर। अगर गोल्ड की बात करें, बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि आपके चैनल पर लॉन्गर टर्म के हमने 2025 के टारगेट दिए थे, तो उसमें $2950 और इंडिया लेवल 84,500 86,000 के लक्ष्य संभावित दिए थे। परंतु अगर बात करी जाए तो अभी 2025 के दूसरे महीने में ये टारगेट आ चुके हैं। बाजार काफी अच्छा खासा ओवर बॉट दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि करंट भाव पर एक प्रॉफिट बुकिंग समझ आती है, जहां से बाजार अभी 85,050 और 84,500 तक नीचे आने की संभावना रहेगी। इसलिए मुझे लगता है कि ऊपर में खरीदारी से बचना चाहिए, परंतु अभी भी लॉन्गर टर्म के फॉर्मेशन जब तक नहीं कंप्लीट हो जाएंगे तब तक सोने में खरीदारी जारी रखनी चाहिए। तो 84,500 के आसपास कहीं भी सोना मिलता है तो वहां खरीदारी करके ही व्यापार करना उचित रहेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर खरीदारी की जो है वो स्थितियाँ अभी भी कहीं ना कहीं बुलिश नज़रिया साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और एक चीज़ अनुज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको ये तेज़ी कितनी टिकाऊ नज़र आ रही है। और चूंकि रिकॉर्ड स्तरों पर जब गोल्ड पहुंच जाता है तो निवेशकों के मन में एक थोड़ा सा बेचैनी भी होती है। गुड गुड इवनिंग। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इतने हाई रेट पर जो बेचैनी है वो रहनी आ सकती है, क्योंकि कहीं न कहीं आप देखेंगे कि इतना प्राइस बढ़ गया है तो जो परचेसिंग पावर है वो थोड़ी-सी हट होती है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी जो प्राइसेज़ हैं थोड़े ओवरबॉट ज़ोन में हैं और हम मॉर्निंग से ही देख रहे हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड सिल्वर में आती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग और यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार गोल्ड का भाव नीचे 85,000 तक देखा जा सकता है। चांदी के भाव में भी करीबन 94,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है कि जिन्होंने खरीदारी कर रखी है ऑलरेडी, वो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऑलरेडी जो टारगेट्स हमने दिए थे वो यहाँ पर अचीव हो चुके हैं और जिन्होंने दिवाली के आसपास खरीदारी करी है काफी अच्छे प्रॉफिट में इस टाइम होंगे। मुझे लगता है कि एक बार उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि प्राइस ओवरबॉट जोन में है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। तो फिलहाल करंट रेट खरीदारी के लिए ठीक नहीं, रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल नहीं है, तो थोड़ा वेट करें, एक प्रॉफिट बुकिंग आने दें, उसके बाद ही खरीदारी करें। तो इनिशियली हमें लगता है कि जिसको शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है वो प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। पेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक लगातार जो खास तौर पे ऑप्टिमिस्टिक नजरिया है खरीदारी के मौके के लिए कि थोड़ा और नीचे आ सकता है, तो
अगर गोल्ड नीचे आता है, स्थितियां थोड़ी सुधरती हैं, ग्लोबल टेंशन थोड़ी खत्म होती है, हमें अब जाहिर सी बात है भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी बहुत कुछ नज़र रखनी होगी, वहाँ से आउटकम क्या होता है वो भी बहुत मायने रखता है। इन सब के बीच में क्या आपको लगता है कि और भी निचले लेवल्स देखे जा सकते हैं? जी सर, अगर निचले लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि जो बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड के जो लेवल्स रहेंगे वो 81,100 के रहेंगे, जबकि भाव अभी 85,300 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर बाजार 81,500 से 81,000 की जोन में मिलता है आने वाले समय में, तो वो एक बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड का लेवल रहेगा और वहां से फिर से एक बार मुझे लगता है कि पुनः एक नए हाई बनते हुए दिखने चाहिए। वहां पर स्टॉप लॉस 80,500 के नीचे का जरूर से फॉलो करें और 85,900 86,500 के लक्ष्य एक बार पुनः देखने को मिलेंगे। तो ऑप्टिमिस्टिक नज़रिया और कोई भी गिरावट है तो उसमें एक स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखें 80,500 तक, और जैसे बता रहे थे कि 86,000 तक के लेवल जो हैं वो फॉरवर्ड लुकिंग में नज़र आ सकते हैं। अनुज जी, जो डेटा है, मतलब अगर हम गोल्ड की इस पूरी रफ्तार में भी देखें तो उन इंपॉर्टेंट डेटा को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना होगा। आप देखिए महीने भर में 11-12% तक गोल्ड के भाव बढ़ चुके हैं। ग्लोबल मार्केट में अगर हम पिछले एक साल में देखें तो ये लगभग 44-45% तक ऊपर नज़र आ रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट में 38% तक का उछाल। ये रिकॉर्ड स्तर, और आप लोगों का जो तजुर्बा रहा है कम से कम किसी वॉलेटाइल मार्केट में भी या गोल्ड की इस तरह की रैली में, वहाँ पर आमतौर पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत से जो निवेशक होंगे जो हमें इस वक्त देख रहे होंगे उनके लिए ये तजुर्बा नया होगा, वो पहली बार इस तरह का मार्केट देख रहे होंगे। देखिए, अगर आप इवेल्युएट करेंगे हिस्टोरिकली तो डोनाल्ड ट्रम्प जब लास्ट टाइम आए थे तो हमने ऐसी वॉलिटिलिटी मार्केट में देखी थी, अनसर्टेनिटी मार्केट में देखी थी, और कहीं ना कहीं जो टैरिफ का इशू था वो भी हमने देखा था। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प के लेवल पर तो ये मुझे लगता है कि सेकंड टाइम है। ऑलरेडी काफी लोग देख चुके हैं डोनाल्ड ट्रम्प का जो टेन्योर था लास्ट टाइम पे। हमें लगता है कि जो अभी गोल्ड के अंदर रैली है वो डेफिनेटली कुछ कारणों से है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो टैरिफ इशू तो है ही, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट फेडरल रिजर्व की मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि वो बेसिकली ओपन रहेंगे मैक्सिमम कट्स करने के लिए। पहले वो 2 टाइम के लिए लिमिट थे, मगर उन्होंने बोला कि अब वो ओपन है नंबर ऑफ कट्स करने के लिए या इवन इंक्रीज करने के लिए भी। तो यहाँ पर भी क्लियर है फेडरल रिजर्व की वो अभी इंटरेस्ट रेट को लेकर कुछ भी बंधन में नहीं है, वो कितना भी कट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक्स की डिमांड यहाँ देखने को मिली है, वो भी हमेशा से ही रही है। बट हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके का प्राइस वॉलिडिटी है वो महज 40 दिनों में करीबन 11% बढ़ना, ये डेफिनेटली एक हिस्टोरिकली मूवमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं भावों में एक तेजी हमने 1 जनवरी से आते हुए देखी है। और ऐसे माहौल में देखिए जहां पर हम इक्विटी मार्केट में करेक्शन देख रहे हैं, और ये भी यहाँ पर प्रूफ हुआ है कि जब भी अनसर्टेनिटी होती है या जब भी इक्विटी मार्केट में गिरावट होती है तो गोल्ड हमेशा पोर्टफोलियो को हेज करता है। तो वैसे ही ट्रेंड यहाँ देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि डेटा वाइज अगर आप देखेंगे या हिस्टोरिकली मूवमेंट देखेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑलरेडी काफी कुछ लोग पहले भी देख चुके हैं, उसी को यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा है। बट हाँ, कुछ चीजें यहाँ पर नहीं है जो हम प्राइस वॉलिडिटी में देख रहे हैं। भूपेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जरा सिल्वर पे शिफ्ट करते हैं। क्या रणनीति यहां रखी जाए? जी, अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करी जाए तो गोल्ड और सिल्वर में सिल्वर की स्ट्रेंथ काफी कमजोर दिखाई देती है। मुझे लगता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से भी और करंट अगर ओनली सिल्वर का चार्ट भी फॉलो किया जाए तो सिल्वर के बाजार में अभी बिकवाली करना समझ आता है। जो लोग हाई रिस्क ले सकते हैं उन लोगों को अभी भी सिल्वर करंट भाव 94,100 के आसपास बिकवाली करनी चाहिए, 94,500 का स्टॉप लॉस लगाकर। अन्यथा जो लोग थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड मैच करना चाहते हैं उनको 94,600 700 के आसपास बिकवाली करें, 95,100 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं, 93,500 93,000 तक के लेवल मुझे आसानी से समझ आते हैं। एक चीज अब जरा क्रूड पे बात करते हैं। आज कच्चे तेल में फिर से तेजी नजर आई, $77 के करीब जो है ब्रेंट क्रूड पहुंचा। बताएं अनुज जी, क्रूड और मेटल ट्रेडर्स यहां पर क्या राय बनती है? देखिए, अनसर्टेनिटी की वजह से एक जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हुआ है
पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड में एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया। इवन अगर आप देखेंगे पिछले करीबन 15 से 20 दिनों में हमने भावों में गिरावट देखी थी, तो प्राइस एक ओवरसोल्ड जोन से भी रिकवर होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि अभी एक मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव दिख रहा है, और यहाँ पर हमें लगता है कि बाउंस बैक क्रूड, इवन अगर आप नेचुरल गैस को भी देखेंगे तो वहां भी हमें लग रहा है कि देखने को मिल सकता है। तो एनर्जी सेगमेंट टेंशन की वजह से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यूएस में जो सप्लाईज है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं, मगर फिलहाल शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है निचले स्तरों से। तो क्रूड में हमें लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी का ट्रेड रहेगा। करीबन 6300 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 6250 का लगाएं, टारगेट करीबन 6375 तक देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है क्रूड के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो क्रूड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आपको यहां पर रखनी है, और 6375 जो है ये आने वाले वक्त में लक्ष्य नजर आ सकते हैं, लेकिन रणनीति आपको बहुत ही स्पेसिफिकली बनानी होगी। और भूपेश जी, हमें बताएं आपकी रणनीति क्या होगी मेटल्स को लेकर? जी, मेटल्स के बाजार, एक एल्युमिनियम के बाजार को छोड़ा जाए, देखा जाए तो कंपैरेटिव स्टडी में तो मुझे लगता है कि एल्युमिनियम थोड़ा कम कमजोर है और जिंक सबसे अधिक कमजोर है। तो मैं जिंक की तरफ जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जिंक में कहीं भी 267 268 के आसपास बाजार मिलता है तो बिकवाली करनी चाहिए। 269 का स्टॉप लॉस फॉलो करें। नीचे में 262 260 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर कॉपर की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि कॉपर में अभी ये जो आज का फॉल देखा गया है ये कंटिन्यू करना चाहिए यहीं से, और नीचे में 845 840 तक के लक्ष्य संभावित आने चाहिए। ये वो लेवल्स हैं जिनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, और ये शो हम यूट्यूब पर भी अपलोड करते हैं, तो अगर आपसे लेवल मिस हो जा रहे हैं तो उन लेवल्स को आप रिविजिट कर सकते हैं। आप दोनों से कहूँगा आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड की तो बात हो गई, चलिए बाकी पहलुओं पर भी चर्चा करते हैं। तो पाम तेलों में तेजी का रुख बरकरार नजर आ रहा है। आपको बता दें, मलेशिया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पर पाम 2% बढ़कर 4.595 रिंगिट प्रति मीट्रिक पर बंद हुआ है। कम उत्पादन के चलते एक्सपोर्ट में गिरावट देखी गई है, और मार्च तक पाम की मांग तेज रहने की उम्मीद जताई जा रही है। मांग बढ़ने से पाम स्टॉक पर असर संभव है। ये तो हुई पाम तेलों की मांग किस तरह की है। अब जरा राइस पर एक अहम खबर आई है, उससे भी आपको वाकिफ करा देते हैं। तो जीआई टैग वाले चावल एक्सपोर्ट को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। भारत ने जीआई टैग वाले चावल की किस्मों के एक्सपोर्ट को लेकर बड़ा बदलाव किया है। जीआई टैग चावल के लिए नए एचएस कोड पेश किए गए हैं, और पहली बार जीआई मान्यता प्राप्त चावल के लिए एचएस कोड पेश किया गया है। वित्त मंत्री ने जीआई टैग वाले चावल के लिए एचएस कोड नियमों में बदलाव किए हैं। अभी 20 चावल किस्मों को जीआई टैग मिलना बाकी है। सिरागा सांबा, सिवनी, जीरा शंकर, कनकचूर जैसी किस्मों को जीआई टैग मिलना बाकी है। भारत में जीआई टैग चावल के लिए ये जो एचएस कोड हैं वो क्यों आवश्यक हैं? क्योंकि एक होते हैं सामान्य चावल और एक खास किस्म के चावल, और इनके बीच का फर्क यही जीआई टैग जो अब जिसमें बदलाव किया गया है वो अहम होता है। एक्सपोर्ट बैन के दौरान एचएसएन कोड का इस्तेमाल लाल चावल, काला चावल और काला नमक किस्म के चावल जैसी जीआई टैग वाली किस्मों की पहचान में मदद होती है। व्यापार में जो गैर ज़रूरी दिक्कतें हैं, ख़ासतौर पे डिफरेंशिएशन से जुड़ी हुई, उसमें एक्सपोर्टर्स को मदद मिलने की उम्मीद है। प्रीमियम चावल की किस्मों को उचित दाम और ग्लोबल पहचान मिलने में भी आसानी होती है। वो एक फिल्ट्रेशन हो जाता है जिससे बड़ा आसानी होती है इसकी स्क्रूटनी करने में। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और कमोडिटीज़ की ओर। जीरे में शानदार रिकवरी देखी गई। 20,750 रुपए के करीब जीरा जो है वो वायदा में कारोबार करता नजर आया। जीरे में आज करीब 3% की तेजी देखी गई। निचले स्तरों पर मांग से सपोर्ट है। उत्पादन पिछले साल के समान ही रहने की उम्मीद जताई जा रही है, और फसलों की स्थिति अब काफी बेहतर है। 16 लाख बैग के आसपास बाकाया स्टॉक संभव है। जीरे की बुआई का एरिया गुजरात, राजस्थान में इस सीजन में
11.65 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया रहा है। पिछले सीजन में 11.94 यानी लगभग 12 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा का एरिया इसमें आ रहा था। गुजरात में इस सीज़न में करीब 4.5 लाख के करीब हेक्टेयर में खेती, राजस्थान में इस सीज़न में 7 लाख से ज़्यादा हेक्टेयर में एरिया में खेती हुई है। जीरे की फसल की स्थिति काफ़ी अच्छी है। गुजरात में इस सीज़न यील्ड बेहतर रहने का भी अनुमान जताया जा रहा है और कम एरिया की भरपाई यील्ड से जो है वो नजर आ सकती है। और हमारे साथ दिनेश तुमानी साहब जुड़ चुके हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। दिनेश जी, जीरे में ये शानदार रिकवरी, बताएं क्या राय बन रही है? सर, ऊपर के लेवल से अगर हम देखते तो इस साल जो जीरा 30,600 का हाई गया था, वहां से निरंतर हर साल हर महीने गिरता गया और नीचे में 20,000 के अंदर आ चुका था। आज हमने 19,900 के लो इसमें होते हुए देखे और एकदम जो ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया था। फसल की जो स्थिति बता रहे हैं कि पिछले साल से जो सोइंग है गुजरात में 15% कम है और राजस्थान में 10% कम है। कुल मिला के जो टोटल क्रॉप है ये 90 लाख बोरी की आ सकती है, जिसमें 20 से 22 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड जा सकता है। सप्लाई काफी अच्छी हो सकती है, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट की डिमांड ये काफी बेहतर हो सकती है, जो कि करीब करीब 95 लाख बैग्स की संभावना बताई जा रही है। तो ओवरऑल जो है मुझे लगता है कि डिमांड और सप्लाई मैच हो सकती है और इसी के चलते घटे भाव में वैल्यू बाइंग के तौर पर सारे ट्रेडर्स अभी इसमें खरीदारी के लिए उतर आए हैं। 19,800 20,000 ये जो लेवल है ये बहुत ही बढ़िया बाइंग का सपोर्ट जोन है, एरिया ऑफ डिमांड है। यहाँ से मुझे लगता है प्राइसेस को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। 21,400 22,200 ये लेवल हमें नेक्स्ट वीक में देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल जो है ये वैल्यू बाइंग के तौर पे यहाँ से 30 से 35% आने वाले 2.5 से 3 महीने में बढ़ सकता है। वाकई तो ये अहम लेवल्स आपको ध्यान रखने होंगे। और दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी अहम राय देने के लिए। इन सबके बीच में भूपेश जी, मैं आपके पास भी आना चाहूँगा। अगर हम धनिया को छोड़ दें तो सभी मसालों में खरीदारी नज़र आ रही है। धनिया और कमोबेश हल्दी की बात करें तो वहाँ पर भी जो है वो सीमित दायरे में कामकाज है। आपकी राय क्या है? जी सर, जीरे और धनिये और टीएमसी की अगर बात करी जाए तो मुझे लगता है कि टीएमसी का बाजार अभी भी काफी मजबूत स्थिति में खड़ा है और उसके नंबर 2 पर धनिया का बाजार खड़ा है। वहीं अगर जीरे की बात करें तो जीरे का बाजार काफी ओवरसोल्ड था। मुझे लगता है कि जीरे में पिछले दिसंबर से अभी तक 20% की मंदी देखने को मिली थी। इस वजह से एक अच्छा पुलबैक आज देखने को मिला। परंतु वहीं अगर टीएमसी की बात करी जाए तो 12,800 के आसपास कहीं भी टीएमसी वायदा मिलता है, अप्रैल वायदा, तो उसमें खरीदारी करके व्यापार करना चाहिए। 12,500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 13,800 13,900 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर धनिये की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि धनिया एक बार फिर से लैकलस्टर दिखाई दे रहा है चार्ट पर। मुझे लगता है कि धनिये में अभी ऊपर के भाव में खरीदारी से दूरी रखनी चाहिए। नीचे में बाजार 7,800 7,700 के भाव बहुत आसानी से दिखा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है राय हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स की, खासतौर पे मसालों को लेकर लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। चलिए अब फटाफट से कुछ सवाल जो हैं आपके वो ले लेते हैं और महावीर हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। महावीर जी नमस्कार। अच्छा ठीक है, महावीर ने अपने सवाल हम तक पहुंचाए हैं। और अनुज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इनका सवाल है कि शुक्रवार तक सोने के लिए क्या लक्ष्य हो सकता है? देखिए, हमें लगता है कि सोने के भावों में देखिए इतना लंबा अभी 3-4 दिन के लिए कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि डेटा बहुत सारे हैं, मगर हाँ हमें लगता है कि एक बार प्राइस 85,000 तक देखने को मिल सकते हैं। तो क्योंकि प्राइस ओवरबॉट जोन में है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट हाँ हमें लगता है कि एक बार प्राइस 85,000 84,900 तक के लेवल दिखा सकता है। बिल्कुल, तो ये है राय आपको मिलती है। मनोज शर्मा का सवाल लेते हैं। मेटल में क्या एंट्री लेने का ये सही समय है? वैसे तो भूपेश जी आपने एक विस्तृत नजरिया दिया था, लेकिन चूंकि कॉलर का सवाल है तो मेटल में क्या एंट्री के मौके बन सकते हैं? जी, मुझे लगता है कि मेटल में अभी इन्हें तकरीबन फ्राइडे तक इंतजार करना चाहिए। उसके बाद जो फ्रेश मंडे होगा तब तक वहां से एक नई एंट्री की पोजीशन बनेगी। और मुझे लगता है कि अभी बाजार ने आज इनिशियल फर्स्ट सेकंड डे है मंदी का, तो मुझे लगता है कि बाजार 2 से 3 दिन और कंटिन्यू मंदी में रहना चाहिए। तो इसलिए मेटल में एक बार खरीदारी से दूरी बनाकर चलना चाहिए जब तक रिवर्सल नहीं आ जाता विशेषकर। और विशेषकर कॉपर का बाजार मुझे लगता है कि काफी मंदी दिखाई देती है इसमें। आपके सवाल पे वी जैन हमारे साथ उनका सवाल है और दिल्ली से इन्होंने अपना सवाल पूछा है। 81,587 पर
गोल्ड मिनी क्या है, क्या करें? अनुज जी, क्या राय हो रही है आपकी? उन्होंने बाय किया हुआ है तो मेरे हिसाब से इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि प्राइस थोड़े ओवरबॉट में यहाँ पर एक करेक्शन आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अगर बिकवाली कर रखी है तो 87,000 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि थोड़ी बहुत करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो वहां पर एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय आपके सवाल पे। मनोहर सिंह जैसलमेर राजस्थान से सवाल भेजा है उन्होंने, और भूपेश पूछ रहे हैं कि आने वाले 10 से 15 दिनों में जीरे के क्या भाव होंगे और मांग का क्या सिनेरियो बन रहा है? जी सर, जीरे की बात करें तो जीरे में मुझे लगता है कि डिमांड सप्लाई का गैप अभी भी, डिमांड कम है और सप्लाई देखा जाए तो लगातार बनी हुई है। तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से जीरे में मंदी का ट्रेंड रहना चाहिए। वहीं अगर टेक्निकल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि जीरे में अभी भी जो प्रेशर चार्ट पर दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा आज उसमें रिलीफ मिला है, परंतु ऊपर के भाव में 21,200 21,300 एक अच्छा सप्लाई जोन दिखाई देता है। वहां पर कहीं भी बाजार मिलता है तो हाजिर के हिसाब से अपनी पोजीशन को हेज करना चाहिए। 19,800 19,900 के आसपास मिलता है तो वहां अपनी पोजीशन को कवर करना चाहिए। ये अभी एक बार शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रेटेजी रहेगी। के लिए 19,800 19,900 के लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगला सवाल नवीन का लेते हैं दिल्ली से। 92,350 पर 5 लॉट चांदी मिनी में बाइंग की है। मुनाफा वसूली का सही समय क्या है, कब मुनाफा वसूली करनी चाहिए? अनुज जी बताएं। देखिए, हमें लगता है कि एक बार ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि प्राइस थोड़े ओवरबॉट में है और यहाँ पर थोड़ी करेक्शन आ सकती है। तो फिर इनको दोबारा मौका मिलेगा नीचे खरीदारी करने के लिए। और अगर इनका लंबी अवधि का व्यू है तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए। ऊपर में 1,03,000 तक के लेवल लंबी अवधि में अगर बात करें 6 या 7 महीने में तो आ सकते हैं, मगर फिलहाल हमारी सलाह है कि एक बार ये प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। चलिए चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई इस वक्त। और इन सबके बीच में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका में एक अहम आयोजन चल रहा है, इंडिया एनर्जी वीक, और इससे जुड़ी कुछ अहम खबर आपको बता देते हैं। आपको बताते हैं कि साफ तौर पर यहाँ पर जो एनर्जी को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। विश्व स्तरीय सम्मेलन में एक दिलचस्प अपडेट है कि भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज इंडिया एनर्जी वीक के पहले दिन लैंडमार्क मोमेंट का आगाज उन्होंने किया। और हरदीप सिंह पुरी ने विदेशी ऊर्जा मंत्रियों के साथ मिलकर हाइड्रोजन बस की सवारी की। जी हाँ, ऊर्जा मंत्री ने हाइड्रोजन बस की सवारी की, जो ठोस और ग्रीन विकास की ओर बढ़ रहे भारत की तीव्र प्रगति का प्रतीक है। ये पहल भारत के हाइड्रोजन विजन और उसके नेतृत्व के प्रति कमिटमेंट का एक परिणाम है, और भारत तेजी से हाइड्रोजन एडॉप्शन की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जाहिर सी बात है इन सब के बीच में काफी बेहतर स्थितियां यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में और इंडिया एनर्जी वीक में ऊर्जा रिफॉर्म पर बेहतर तरीके से बातचीत होती हुई। चलिए, इसी के साथ, इस खबर के साथ ही यहाँ पर हम लेंगे विदा। और अपने दोनों एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज जी और भूपेश, आप दोनों ने हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ, देखते रहिए तमाम खास शोज। नमस्कार।